अपन रिवाइज कर लेते हैं बिना किसी बकवास के, सीधा मुद्दे पे आते हैं। बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया है तो। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें लाल चंदन की लकड़ी के बारे में बताया जाता है, जो कि इंडिया को छोड़ के पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलती। अब क्योंकि ये इतनी ज्यादा वैल्यूएबल है तो इसके करोड़ों रुपए लोगों को मिलते हैं एंड जापान तक इसको स्मगल किया जाता है। अब अगले सीन में हमें ये एक ट्रक दिखाया जाता है जिसका पीछा कुछ पुलिस की गाड़ियां भी कर रही हैं। यहाँ एंट्री होती है पुष्पा की। ये पुलिस वालों से बात करके इनको रिश्वत के तौर पे 10,000 रुपए देने को कहता है, बट ये लोग नहीं मानते। फिर पुष्पा रकम बढ़ा के 50,000 करता है, बट ये नहीं मानते। 1 लाख कहता है, नहीं मानते। और फिर पुष्पा इन सबको 1-1 लाख रुपए देने की बात करता है तो पुलिस वाले यहाँ पे पुष्पा को छोड़ देते हैं और सब पुलिस वालों को 1-1 लाख रुपए देके पुष्पा यहाँ से चला जाता है। अब कहानी 1 साल पहले जाती है, जहाँ हमें बताया जाता है कि पुष्पा एक मजदूर है और ज्यादा पैसों के लिए ये कुछ भी काम कर सकता है एंड इसीलिए वो जाता है एक ऐसे रिस्की काम पे जहाँ पे उसे 1,000 रुपए दिन के मिलने वाले थे, लेकिन अगर वो पकड़ा गया तो उसकी जान भी जा सकती है। और ये काम था लाल चंदन की लकड़ी को काटने और उनको स्मगल करने का। अगले सीन में एक पुलिस वाले की एंट्री होती है जिसका नाम है गोविंदप्पा। ये स्मगलर्स को पकड़ने में एक्सपर्ट है। अब पुलिस की आवाज सुन के ये मजदूर यहाँ से भागने लगते हैं, बट जब तक ये यहाँ पे पहुंचते पुष्पा और उसके साथी ये सब चंदन की लकड़ियों को छिपा देते हैं एंड पुलिस वालों को चंदन की लकड़ी का कोई नामो निशान नहीं मिलता क्योंकि उन्होंने ये लकड़ियां पेड़ के ऊपर बांध के छिपा दी थी। गोविंद पुष्पा को डराने धमकाने की भी कोशिश करता है, बट पुष्पा उससे कहता है कि तुम सिर्फ 5-6 पुलिस वाले हो और हम 60 मजदूर, तो भलाई इसी में है कि तुम यहाँ से चले जाओ। अब इसके बाद काफी दिन तक स्मगलिंग ऐसी ही चलती रहती है और फिर एक दिन गोविंदप्पा अपनी पूरी पुलिस फोर्स के साथ यहाँ अटैक करने के लिए आ जाता है। ये सब देख के पुष्पा भी लकड़ियों से भरा ट्रक लेके वहां से भाग जाता है। पुलिस भी उसका पीछा करती है और थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें सिर्फ पुष्पा मिलता है, ट्रक का कोई नामो निशान नहीं था। पुष्पा को ये लोग अरेस्ट कर लेते हैं और जेल में डाल देते हैं। उसे बुरी तरह से मारते हैं, बट पुष्पा ट्रक के बारे में कुछ भी नहीं बताता। अब एक फ्लैशबैक सीन में हमें दिखाया जाता है कि जब पुष्पा छोटा था तो एक आदमी उसकी माँ से प्यार करता था और पुष्पा की माँ भी उस आदमी से प्यार करती थी। इन दोनों से ही पुष्पा हुआ था, बट इनकी कभी शादी नहीं हुई और इसीलिए पूरी दुनिया इनको नाजायज समझती है। अगले सीन में हमें 3 लोगों से इंट्रो करवाया जाता है। एक है जोली रेड्डी, दूसरा जक्का रेड्डी और तीसरा कोंडा रेड्डी। ये इन तीनों भाइयों में सबसे बड़ा है और इस गैंग का लीडर भी। पुष्पा ने जिन लकड़ियों को छिपाया था वो इनकी ही लकड़ियां हैं और पुष्पा इन्हीं के लिए काम करता है। अब जब इन लोगों को पता चलता है कि पुष्पा को पुलिस वालों ने पकड़ लिया है, बट पुष्पा ने जरा सा भी मुंह नहीं खोला, तो ये लोग इससे मिलने के लिए आते हैं और लकड़ियों के बारे में पूछते हैं। पुष्पा ट्रक का पता बताने के बदले में इनसे 5 लाख रुपए मांगता है और ये लोग भी पैसा देने के लिए राजी हो जाते हैं। पुष्पा इन 5 लाख से एक नई वैन लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कोंडा रेड्डी अपने लोगों पे काफी ज्यादा भड़का हुआ था क्योंकि उसकी जो लकड़ियां हैं वो पकड़ी जा रही थी। यहाँ पुष्पा इन्हें एक प्लान के बारे में बताता है और कहता है कि अगर आप मेरे प्लान से चलोगे तो आपकी कभी कोई लकड़ी नहीं पकड़ी जाएगी। प्लान सुन के कोंडा रेड्डी काफी खुश होता है और वो लकड़ियों की स्मगलिंग का काम अब पुष्पा को सौंप देता है। अब ये लोग दूध के टैंकर्स में लकड़ियों को डाल के चेक पॉइंट क्रॉस करते थे। इसके बाद श्रीवल्ली की एंट्री होती है। फिर थोड़ा बहुत इनकी लव स्टोरी हमें दिखाई गई है, बट इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, सीधा मुद्दे पे आते हैं। नेक्स्ट सीन में एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम है मंगल सीनू। कोंडा रेड्डी की जो गैंग है वो इसके अंदर ही काम करती है। मंगल कोंडा से कहता है कि उसके पास लकड़ियां रखने के लिए जगह नहीं है, इसीलिए वो इन लकड़ियों को यहाँ पे शिफ्ट करना चाहता है। बट इस काम के लिए उसे एक ऐसे बंदे की जरूरत है जो कि इस माल की रक्षा कर सके एंड देन ऑब्वियसली ये काम एक ही बंदा कर सकता है, वो है पुष्पा। अब कुछ दिन बाद इस अड्डे पे भी पुलिस रेड मार देती है, बट पुष्पा इन लकड़ियों को पानी में फेंक देता है और पुलिस को फिर से कोई सुराग नहीं मिलता। अब ये लकड़ियां पानी में तैरते हुए एक डैम के पास जाती हैं और वहां पे इकट्ठा हो जाती हैं और इस डैम को इन लोगों ने बंद करवा दिया था जिससे कि ये माल बहने से बच गया। अगले सीन में पुष्पा कोंडा रेड्डी से कहता है कि हम मंगल सीनू के लिए काम क्यों कर रहे हैं। कोंडा पुष्पा को बताता है कि 1 टन लकड़ियों के लिए वो हमें 25 लाख रुपए देता है, जबकि इन्हीं लकड़ियों को बेच के चेन्नई से वो 1 करोड़ रुपए कमाता है। अब पुष्पा को चाहिए 50 लाख रुपए। बात करने के लिए डायरेक्ट मंगल के पास जाता है और कहते हैं कि मुझे लकड़ियों के बदले 50 लाख रुपए चाहिए, वरना मैं इनको डायरेक्ट चेन्नई में बेच दूंगा। मंगल इससे कहते हैं कि लकड़ियों को चेन्नई तक पहुंचाने के लिए उसे 15 चेक पॉइंट पास करने पड़ते हैं और काफी सारे पैसे पुलिस वालों को खिलाने पड़ते हैं। पुष्पा कहता है कि वो काम तो ये खुद भी कर सकता है, वो भी कम पैसों में। मंगल इससे पैसे देने से मना करता है तो पुष्पा इन्हीं के फोन से चेन्नई में मुर्गन को कॉल करता है और लकड़ियां खरीदने का ऑफर देता है। यहाँ ये लोग पुष्पा को मारने की कोशिश करते हैं, बट पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझा क्या फायर है ये। अब ये चेन्नई पहुंच चुका है डायरेक्ट मुर्गन से बात करने के लिए और ये इसको बताता है कि अब से डायरेक्ट लकड़ियां इसके पास आया करेंगी। ये
कोंडा को भी कॉल करके इन सब मैटर के बारे में बताता है। शुरुआत में तो कोंडा थोड़ा गुस्सा होता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि 25 लाख की जगह अब ये डायरेक्ट 1 करोड़ रुपए कमाया करेंगे तो ये सुन के कोंडा भी मान जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि श्रीवल्ली के फादर को जोली रेड्डी ने पकड़ लिया है, क्योंकि इन्होंने कुछ बातें लीक कर दी थी। बाप को बंदी बनाने के बाद ये श्रीवल्ली से कहता है कि अगर ये इसके साथ एक रात गुजार ले तो इसके बाप को छोड़ देगा। अब ये सारा मैटर श्रीवल्ली पुष्पा को बताती है। पुष्पा जोली रेड्डी को खूब मारता है। जोली बेहोश था तो इसलिए कोंडा को पता भी नहीं चल पाता कि इसको